हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी जो असामान्य जो मामला था ब्रिटेन का। इसके बारे में देखेंगे कि ब्रिटेन किस तरीके से यूनिफाई हुआ, ठीक ना। इस चीज़ को आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा था कि इटली को किस तरीके से यूनिफाई किया गया था, ठीक ना। उसके पिछली वीडियो में हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ा था। लेकिन इन दोनों यूनिफिकेशन से बिल्कुल हट के अलग तरीके से यूनिफिकेशन होता है ब्रिटेन का, ठीक ना। और ये अलग किस तरीके से रहता है, इसको हम लोग आज के वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक ना। पूरा क्लियर कर लेंगे कि किस तरीके से यूनिफाई होता है ब्रिटेन। और ये जो मॉडल था, जो पैटर्न था नेशन को नेशन स्टेट बनाने का, ठीक ना, इसके लिए बहुत सारे जो विद्वान हैं उसको इस तरीका को, इस पैटर्न को वो लोग बहुत ही उचित ठहराते हैं कि यही पैटर्न होना चाहिए नेशन को नेशन स्टेट बनाने का, ठीक ना, जो ग्रेट ब्रिटेन ने अपनाया था, ठीक ना। कह रहा है कि लेकिन इसमें देखिए ये अनोखा क्यों है, स्ट्रेंज क्यों है, इसके पीछे भी कारण है कि जैसे कि हम लोग पढ़े थे इटली में भी युद्ध हुआ था, ठीक ना। जर्मनी यानी प्रूसिया वाले में भी युद्ध देखने को मिला था, तब वो लोग यूनिफाई हुए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एक बार युद्ध हुआ और वो लोग आज़ाद, मतलब क्या हो गए, यूनिफाई हो गए। यहाँ पे एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस चला। वही देखो आपके बुक में भी लिखा है, ठीक ना। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, जो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना, वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहीबल और रिवोल्यूशन, ठीक ना। कह रहा है कि ये उसका नतीजा नहीं है कि अचानक से क्या हुआ, एक रिवॉल्ट हुआ, एक विद्रोह हुआ और ग्रेट ब्रिटेन क्या हो गया, यूनिफाई हो गया, ठीक ना। इसका नतीजा नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक रिजल्ट है, एक नतीजा है किसका, लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का, ठीक ना। लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा है कि ब्रिटेन को यूनिफिकेशन हासिल हुआ, या ब्रिटेन यूनिफाई हुआ, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई बाबू। कि इसमें थोड़ा सा यूनिक ये था कि इन्होंने क्या किया, एक युद्ध करके यूनिफिकेशन हासिल नहीं किया, बहुत ही लंबे तरीके से, लंबे समय से प्रयास करते रहे, ठीक ना, क्या करने के लिए, यूनिफिकेशन हासिल करने के लिए। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब थोड़ा सा हम ब्रिटेन का ज्योग्राफी समझ लेते हैं, ठीक ना। जैसे आप लोग सुनते होंगे, ठीक ना, ज्योग्राफी में बहुत सारा ज्योग्राफी मतलब वहाँ की जो भूमि है, ठीक ना, किस तरीके से थी। थोड़ा सा यहाँ पे मैप मैं बनाया हूँ, ऐसे आपके बुक में दिया है मैप, ठीक ना। जब आप शुरुआती चैप्टर का शुरुआती पेज पढ़ेंगे ना, पेज नंबर आप देख लीजिएगा, जिसमें पूरा एक नक्शा दिया, उसमें आप ग्रेट ब्रिटेन का मैप दिया है, उसको देखिएगा तो आपको ये मैप क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब मैं छोटा सा बनाने का प्रयास किया हूँ, इसके जरिए मैं आपको समझाता हूँ ग्रेट ब्रिटेन किस तरीके से था। ग्रेट ब्रिटेन अलग अलग आइलैंड में बटा हुआ था, मतलब उस समय जाहिर सी बात है, उस समय तो क्या था, एज ए नेशन स्टेट नहीं था, उस समय अलग अलग भागों में बटा हुआ था ब्रिटेन, ठीक ना। जैसे ऊपर वाले जो नॉर्दर्न भाग होता था, यानी नॉर्दर्न पार्ट, इसको बोला जाता है स्कॉटलैंड, एस लिखे हैं, तो इससे क्या होता था, इसका मतलब क्या होता था, स्कॉटलैंड। फिर नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता था, इंग्लैंड, क्या बोला जाता था, इंग्लैंड, ठीक ना। और इधर यहाँ पे जो इंग्लैंड के जस्ट इधर चिपका हुआ है, इसको बोला जाता था वेल्स, ठीक ना, क्या बोला जाता था, वेल्स। और ये पूरे पार्ट को क्या बोला जाता था, आयरलैंड, ये पूरे पार्ट को क्या बोला जाता था, आयरलैंड। लेकिन बाद में दो पार्ट में बट गया, ठीक ना। इस एक को बोला गया नॉर्दर्न आइलैंड और दूसरे को बोला गया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये था पूरा ग्रेट ब्रिटेन का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक ना। जब वो आज़ाद नहीं हुआ था, यूनिफाई नहीं हुआ था, तब का वो स्ट्रक्चर था, ठीक ना। आज के डेट में तो हम क्या करते हैं, इसको एक ही नाम से जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के नाम से, ठीक ना। एक ही नाम मतलब क्या कहने का मतलब, एक ही तरीके से जानते हैं, अलग अलग देशों के नाम से थोड़ी जानते हैं इसको, बस एक ही तरीके से जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन के नाम से। अब इसमें थोड़ा सा समझिएगा, आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो कभी कभी यूके बताता होगा, ठीक ना, द ग्रेट ब्रिटेन बताता होगा, इस तरीके चीज़ें आपको सुनने में आती होगी। तो आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाइए कि किसको यूके बोलते हैं, किसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलकर बनता है यूनाइटेड, इन तीनों को क्या बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को क्या बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक ना। और जब उसी में ये जो नॉर्दर्न आइलैंड आ जाता है, यानी ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्दर्न आइलैंड को मिला देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, यूके, उसको क्या बोला जाता है, यूके, उसको क्या बोला जाता है बाबू, यूके, ठीक ना।
आप देखिए, और ये पूरे को क्या बोला जाता है, पूरे को एक साथ कर लिया जाता है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रिटिश आइले। क्या बोलेंगे इसको, ब्रिटिश आइले। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो फिर से एक बार बता दूं, ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलेंगे, तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को जब मिला देते हैं तो क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसी में यानी ग्रेट ब्रिटेन में केवल नॉर्दर्न आइलैंड को मिला लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूके, और यूके बोलते हैं उसको, और पूरे को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश आइलैंड। और ये देखिए, ये पूरा आयरलैंड था, ठीक ना, लेकिन क्या हो गया, ये दो भागों में बट गया। इसके पीछे भी समझेंगे क्यों बटा, ठीक ना। तो ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न आइलैंड बोलते हैं, जो किसका भाग है, यूके का पार्ट है, और ये रिपब्लिक ऑफ आइलैंड यूके का पार्ट नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक ना। अब देखिए, जैसे उस समय का जो दौर चल रहा था, ठीक ना, जब यूनिफाइड ब्रिटेन नहीं हुआ था, ठीक ना, यूके नहीं हुआ था, तब क्या था, ये लोग अलग अलग भागों में बटे हुए थे, अलग अलग तरीके से रह रहे थे, अलग अलग इनका कल्चर भी था, ठीक ना। इनकी कोई पहचान मतलब नहीं थी, ठीक ना, मतलब सेपरेट तरीके से इनकी पहचान भी थी, ठीक ना। अलग अलग लोग रहे थे ब्रिटिश आइलैंड पे, ठीक ना, जिसमें कौन कौन से लोग थे, इंग्लिश थे, इंग्लिश अभी बताया, जो इंग्लैंड के लोग, वेल्स, वेल्स मतलब जो वेल्स मैंने जो वेल्स के जो लोग हैं उसको वेल्स बोला गया, स्कॉट, स्कॉट मतलब जो स्कॉटलैंड के लोग थे, और आयरिश, आयरिश मतलब जो आयरलैंड के लोग थे। ये लोग रहा करते थे ब्रिटिश आइले के अंदर अलग अलग भागों में, ठीक ना। और इन सब का क्या होता था, अपना एक इथनिक ग्रुप होता था, मतलब एक अपना जातीय समूह होता था, ठीक ना। और इनका अपना कल्चर होता था, सांस्कृतिक अपनी होती थी, इनकी अपनी तरीके से रीति रिवाज होती थी, संस्कृति होती थी, पॉलिटिकल जो भी राजनीतिक जो ढांचा था, राजनीतिक जो परंपरा थी, सबका अलग अलग होता था। लेकिन क्या हुआ, अब देखिए यहाँ तक तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई, ये लोग सब लोग अलग अलग तरह से रह रहे थे। तो फिर यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें समझिएगा। इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे जो इंग्लिश नेशन था, इंग्लिश नेशन यानी जो इंग्लैंड के लोग रहते थे, इंग्लैंड के लोग, इंग्लिश नेशन जिसको बोला गया, ये लोग धीरे धीरे पावर में आने लगे, मतलब इनके पास धीरे धीरे शक्ति आने लगी, इनको इनको पावर आने लगी, इनके पास पैसा आने लगा, ठीक ना। क्यों पैसा आने लगा, जब पैसा आने लगा तो इन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस है यानी प्रभाव है, ठीक ना, अगल बगल के जो भी आइलैंड थे उन पर दिखाना शुरू कर दिया। अब आपको मन में आ रहा होगा कि सर पैसा आया कैसे, तो आपको याद होगा कि क्लास 9 में भी आप पढ़े थे कि इंग्लैंड ही एक पहला ऐसा कंट्री था जहाँ पे सबसे पहले क्या होता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, यानी औद्योगिकरण सबसे पहले इंग्लैंड में शुरुआत हुआ था, इंग्लिश नेशन में शुरुआत हुआ था। तो इस कारण से उनके पास पैसा आने लगा। अब पैसा आने लगा तो उन्होंने अपने पैसे का यूज करके क्या किया, अदर जो आइलैंड नेशन थे उनको प्रभावित करना शुरू कर दिया, वहाँ पे भी अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया, ठीक ना। आप देखिए यहाँ तक तो मतलब अदर नेशन पर दबाव बनाना तो शुरू कर ही दिए थे, वहाँ के जो भी पॉलिटिशियंस थे, ठीक ना, वो तो शुरू कर ही दिए थे। एज वेल एज क्या हुआ कि उन्होंने इंग्लिश पार्लियामेंट, मतलब जो इंग्लिश जो पार्लियामेंट थी, ठीक ना, जो पहले मोनार्ची के हाथ में थी, मतलब पहले जो राजा रूल करते थे, अब उनको क्या किया, राजा से सत्ता हासिल कर ली, राजा से सत्ता क्या कर ली, हासिल कर ली, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक ना। क्या कर दिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दिया, मतलब पार्लियामेंट के अनुसार अब रूल किया जाएगा, राजा रानी रहेंगे लेकिन उनकी पावर को क्या कर दिया जाएगा, लिमिट कर दिया जाएगा, जैसे कि और भी अदर नेशन में हुआ था, हमने इसको देखा भी था, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हुई इंग्लैंड के अंदर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। जैसे जैसे उनके पास पावर आता गया तो उन्होंने अपने जो भी अगल बगल के जो नेशंस थे उनको प्रभावित करना शुरू कर दिया। अगल बगल के नेशन या अगल बगल के आइलैंड बोल सकते हैं, जैसे कि स्कॉटलैंड, वेल्स, ठीक ना, आयरलैंड, ठीक ना, इन सबको प्रभावित करना वो शुरू कर दिए, ठीक ना। और सबसे पहले उन्होंने अपने कंट्री में जो मोनार्ची चल रही थी उसको ख़त्म कर दिया और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दिया। और ये सब कब हुआ था, 1688 में। कब हुआ था, 1688 में ये सारी चीज़ें हुई, ठीक ना। इसके बाद से क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम अपनी टेरिटरी को, पैसा तो था ही, अब उनके मन में लालच हुआ, ठीक ना। मन में लालच क्या हुआ, एक तरीके से उनके मन में एक एम था कि हम जो भी अगल बगल की जो भी टेरिटरी थी या जो भी आइलैंड था उस पर भी हम अपना क्या कर दे, वर्चस्व जमा ले, उनको भी अपने में मिला ले, ठीक ना, क्योंकि उनको भी अपने में मिला ले। और इस तरीके से हम क्या करें, पूरे पूरे आइलैंड पर क्या हो, मतलब पूरे आइलैंड को हम एक करके एज ए यूनिफाई कर ले इंग्लिश नेशन के तौर पे, ठीक ना। तो उन्होंने धीरे धीरे ये करना भी शुरू किया, जो अगल बगल के आइलैंड थे उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया,
ठीक ना, उस पर क्या कर दिया, दबाव बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। दबाव बनाने के बाद से क्या हुआ, देखिए उसके बाद से उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास किया। क्या किया बाबू, एक एक्ट पास किया। एक्ट का नाम था द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक ना। एक कानून पारित किया गया। उन्होंने सबसे पहले स्कॉटलैंड को अपना मतलब जो भी मिलाना चाहते थे, सबसे पहले उन्होंने स्कॉटलैंड पर मतलब एक तरीके से उनको अपने अंदर मिलाने का सोचा, ठीक ना। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक ना। इसके तहत एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 में पास हुआ, इसके तहत क्या किया गया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक कर लिया गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को एक कर लिया गया और उनको क्या बोला गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक ना। इनको एक करके, ठीक ना, मतलब इनको एक कर दिया गया और मतलब जो भी स्कॉटलैंड के लोग थे उनको अपने में मिला लिए लोग, ठीक ना। और पूरे को क्या बोल दिए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप देखिए अब इस तरीके से क्या हुआ वहाँ पे, अब जाहिर सी बात है कि स्कॉटलैंड के लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो भी लोग थे, ठीक ना, जो भी पॉलिटिशियंस थे, ठीक ना, वो अपनी जो भी मर्जी होती थी उसको थोपते थे, ठीक ना। अपना वर्चस्व चलाने का प्रयास करते थे, अपनी कल्चर को उन पे थोपते थे, ठीक ना, जबरन फॉलो करने के लिए बोलते थे, ठीक ना। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज़्यादातर जो मेंबर होते थे ना, वो कौन से होते थे, इंग्लैंड के ही इंग्लिश मेंबर ही होते थे। तो जाहिर सी बात है इंग्लिश मेंबर होंगे तो इंग्लिश कल्चर को प्रमोट करेंगे। और जो भी स्कॉटलैंड का कल्चर था, डिस्टिंक्टिव जो कल्चर था, ठीक ना, विशिष्ट जो उनका संस्कृति थी या जो राजनीतिक उनके संस्थान थे, उनको व्यवस्थित रूप से दबा दिया गया, ठीक ना। उनको व्यवस्थित रूप से क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, ठीक ना। अब देखिए वहाँ पे जैसे आप समझेंगे, क्रिश्चियन में दो सेक्ट होते हैं, ठीक ना, दो डिवीज़न होते हैं। क्रिश्चियन जो धर्म होता है उसमें दो डिवीज़न होते हैं, एक को बोला जाता है कैथोलिक और दूसरे को बोला जाता है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक उनको बोला जाता है जो शुरू से क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले थे, ठीक ना, शुरू से जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे, ठीक ना, जैसे कि जो कंजर्वेटिव्स होते थे उनको कैथोलिक बोला जाता था। और 14 और 15 सेंचुरी के समय पर एक और आया, एक और ग्रुप आया, ठीक ना, क्रिश्चियन का, जिसको क्या बोला गया, प्रोटेस्टेंट। इनकी थ्योरी थोड़ा इनसे अलग थी, ये लोग हमेशा विरोध करते थे कैथोलिक की, ठीक ना। तो जो स्कॉटलैंड वाला जो इलाका था, ठीक ना, मतलब जो स्कॉटलैंड की जो हाईलैंड, मतलब स्कॉटलैंड की जो टेरिटरी थी, आइलैंड थी, वहाँ पे ज़्यादा जो संख्याएं थी वो किसकी थी, कैथोलिक्स की थी। और जबकि इंग्लिश में ज़्यादा लोग कौन से थे, ज़्यादा किस तरीके के लोग थे, वो लोग प्रोटेस्टेंट लोग ज़्यादा थे, यानी प्रोटेस्टेंट पंथ के लोग ज़्यादा थे, ठीक ना। तब क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट पंथ के लोग ज़्यादा थे तो इसमें क्या देखने को मिला, चीज़ें समझिएगा। तो ये लोग क्या करते थे, जो कैथोलिक लोग होते थे उन पर क्या करते थे, उनको जो भी वहाँ पे जो वंशज होती थी, कैथोलिक वंशज, उनको ये लोग मार देते थे। मतलब जब भी अगर कोई आवाज़ उठाता था तो उनको आवाज़ को दबा दिया जाता था, उनको मार भी दिया जाता था। जब वो अपना इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते थे या प्रयास करते थे आज़ादी का, तब उनको क्या किया जाता था, उनको दबा दिया जाता था, एज वेल एज मार भी दिया जाता था, ठीक ना। और जो स्कॉटिश लोग थे, यानी जो स्कॉटिश हाईलैंडर मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र था जहाँ पे स्कॉटलैंड के लोग रहते थे, ठीक ना, पहाड़ी क्षेत्र जो स्कॉटिश का था, वहाँ पे लोगों को गेलिक लैंग्वेज बोलने से भी मना कर दिया गया, ठीक ना। मतलब एकदम बिल्कुल उनको दबा के रखा जाता था, ठीक ना। बिल्कुल उनको क्या करके रखा जाता था, वो दबा के रखा जाता था, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। यहाँ तक कि उनको ड्रेस पहनने के लिए भी, जो स्कॉटिश ड्रेस होती थी उसको पहनने से भी मना कर दिया जाता था, ठीक ना। और उनको जबरन क्या किया गया था, उनके घर से बाहर भी निकाल दिया जाता था। मतलब देख रहे हैं ना, यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि स्कॉटलैंड के लोगों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे कौन, इंग्लिश पार्लियामेंट के लोग, या इंग्लिश जो उस समय पार्लियामेंट था वो, क्योंकि उसके पास पावर थी, ठीक ना। और ज़्यादातर पार्लियामेंट में जो लोग थे वो इंग्लिश इंग्लिश यानी प्रोटेस्टेंट पंथ के लोग ही थे। आयरलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, आयरलैंड के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जैसा स्कॉटलैंड के साथ हुआ था, ठीक ना। सिमिलर तरीके से इन्होंने भी वो पीड़ा सहन की। क्यों, क्योंकि ये भी जो कंट्री था ना, आयरलैंड एक पूरा कंट्री हुआ करता था, ठीक ना, या पूरा आइलैंड था। ये भी क्या होता, यहाँ पे भी दो ग्रुप्स रहते थे, दो ग्रुप्स यानी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। लेकिन क्या होता था, कैथोलिक यहाँ पे भी ज़्यादा थी, कहाँ पे, आयरलैंड में, यहाँ पे भी कैथोलिक लोग ज़्यादा रहते थे। तो जो इंग्लिश होते थे, यानी जो इंग्लिश यानी
इंग्लैंड के जो लोग होते थे वो तो प्रोटेस्टेंट ही थे ही। उन्होंने क्या किया, जो भी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ग्रुप था उनको ये लोग क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। उनको सपोर्ट करते थे कि आप क्या करो, अपना डोमिनेंस मतलब स्थापित करो, अपना अधिकार स्थापित करो, पूरे जो बड़ा कंट्री है, लार्जली कैथोलिक कंट्री, उस पर तुम क्या करो, अपना पूरा वर्चस्व जमा लो, ठीक ना, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, ठीक ना, युद्ध वगैरह होगा उसमें हम तुमको मदद करेंगे, ठीक ना। तो ये लोग, इंग्लैंड के लोग उनको सपोर्ट करते थे, पैसा वगैरह भी प्रोवाइड करते थे, ठीक ना, कैथोलिक से रिवोल्ट करने में, ठीक ना। और ये लोग ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि आपको पता है इनका एक मकसद था कि हम लोग क्या करें, पूरे जो भी आइलैंड थे उसको एक करके एक नेशन स्टेट्स को एक नेशन स्टेट बनाया जाए, ठीक ना, एक बड़ा नेशन स्टेट क्रिएट किया जाए, ठीक ना। और कैथोलिक जब भी रिवॉल्ट करते भी थे तो इनको ब्रिटिश के द्वारा दबा दिया जाता था, ठीक ना। लेकिन एक बार जब फाइनल एक रिवॉल्ट हुआ, फाइनल या फेल रिवॉल्ट जिसको बोल सकते हैं, मतलब असफल प्रयास किया गया, किसके द्वारा, ओल्फ टोन, नाम याद रखिएगा क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इन्होंने अपने जो भी आयरिश लोग थे, मतलब आयरिश जो भी सपोर्टर्स थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक युद्ध लड़ा। लेकिन ये युद्ध क्या हुआ, असफल हो गया। मतलब एक क्रांति की कि हम लोग क्या करेंगे, आयरलैंड को ये जो नेशन स्टेट बनाने के लिए जो आयरलैंड की इनको ज़रूरत है, आयरलैंड को जो अपने में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं ब्रिटिश लोग, ठीक ना, या इंग्लिश जो पार्लियामेंट है उसके खिलाफ हम युद्ध करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, युद्ध करने का सोचा, ठीक ना, युद्ध करने का सोचा। लेकिन वो लोग क्या हुए, इस युद्ध में हार गए। हार जाने के बाद से क्या हो गया, आयरलैंड को क्या किया गया, एक ट्रीटी के तहत, फिर वहाँ पे एक 1801 में एक ट्रीटी साइन की गई और उसके तहत क्या किया गया, जो नॉर्दर्न आइलैंड था जहाँ पे ज़्यादा लोग प्रोटेस्टेंट होते थे, ठीक ना, नॉर्दर्न आइलैंड जो था जहाँ पे ज़्यादा लोग प्रोटेस्टेंट ग्रुप के थे, यानी क्रिश्चियनिटी में जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप था उसके ज़्यादातर लोग वहाँ पे होते थे, उनको क्या किया, अपने अंडर वो लोग मिला लिया, अपने अंदर उनको क्या कर लिए, उस ट्रीटी के तहत उनको अपने अंडर मिला लिए, ठीक ना, कौन, इंग्लिश पार्लियामेंट, ठीक ना। और उसके बाद से क्या हो गया, अब जो ब्रिटिश नया नेशन जो फॉर्म हुआ, ठीक ना, वो क्या हुआ, इसमें तो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स थे, ठीक ना। लेकिन अब इनको क्या करना था, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, इस तरीके से क्या होता है, पूरा ब्रिटेन यूनिफाई हो जाता है, पूरा ब्रिटेन क्या होता है, यूनिफाई हो जाता है, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है। अब यूनिफिकेशन होने के बाद से क्या था, यूनिफिकेशन होने के बाद से बहुत सारा उसमें क्या था, अलग अलग चीज़ें थी। अलग अलग चीज़ें कहने का मतलब बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स थे, ठीक ना, अलग अलग रीजन था जिसके अंदर ब्रिटिश को, मतलब जिसमें इंग्लिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। तो उनको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए उन्होंने क्या किया, ठीक ना, कि सब लोग देखे बाहर से तो लगे कि हाँ एक कलेक्टिव पूरा नेशन है, ठीक ना, एक तरीके से लगा जाए, ठीक ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो सिंबल्स था, ठीक ना, ब्रिटेन का, यानी ब्रिटिश फ्लैग को लॉन्च किया, ठीक ना, जिसमें आप कट देखे होंगे क्रिश्चियन की तरह बना होता है, ठीक ना, ब्रिटिश फ्लैग आप मैच वगैरह देखते होंगे तो उस चीज़ को देखे होंगे, जिसको यूनियन जैक बोला गया, ये इंट्रोड्यूस किया। फिर एक नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस किया, ठीक ना, राष्ट्रीय गान को इंट्रोड्यूस किया, ठीक ना, जिसका नाम था गॉड सेव आवर नोबल किंग, ठीक ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, किस चीज़ के लिए, कि वो लोग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट कर सके जो नेशन स्टेट के पास होता है, ठीक ना। इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये सारे काम किए, ठीक ना। इंग्लिश लैंग्वेज को थोपा गया, ठीक ना, या प्रमोट किया गया, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है थोपा का गया, इसलिए मैं कहा हूँ क्योंकि आपको पता था कि स्कॉटलैंड के लोग स्कॉटिश बोलते थे, ठीक ना, आयरलैंड के लोग आयरिश बोलते थे, वेल्स के जो लोग थे वेल्स बोलते थे, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया पूरे ऑल ओवर द ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक ना। और जो भी बाकी जो नेशन थे वो क्या हो गए, सबऑर्डिनेट पार्टनर बन कर रह गए पूरे ग्रुप में। पूरा जो यूनियन है, पूरा जो ग्रेट ब्रिटेन जो क्रिएट हुआ उसमें एक सबऑर्डिनेट पार्टनर के रूप में, मतलब साथ देने वाले छोटे पार्टनर के रूप में बन के रह गए। और इंग्लिश पार्लियामेंट क्या हो गई, उन्होंने पूरे जो टेरिटरी थी, ठीक ना, ब्रिटिश आइल्स को क्या कर लिया, एक नेशन स्टेट के रूप में बना लिया, ठीक ना, एक्सेप्ट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो साउथ में था आयरलैंड के, ठीक ना, उसको छोड़कर उन्होंने क्या किया, सबको अपने अंदर मिला लिया और एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें हम लोग पढ़े कि किस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन होता है या ग्रेट ब्रिटेन किस तरीके से यूनिफाई होता है। तो जो तीनों यूनिफिकेशन था मैंने आपको पूरा क्लियरली तरीके से बता दिया, ठीक ना।
अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, किस तरीके से नेशन विजुअलाइज किया गया, किस तरीके से नेशन को, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।